हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सतवीर यादव और मैं लेके आया हूँ सभी के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मौलिक अधिकार। एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही शानदार टॉपिक रहने वाला है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। तो चलिए बात करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में और जानते हैं कि मौलिक अधिकार कहाँ से ये चल के आ रहे हैं, भारत के अंदर कैसे पहुंच रहे हैं और भारत में किस तरीके से और कितने मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, जिनके बारे में अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए बात करें मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ध्यान में रखना है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में इनका समावेश किया गया है। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों का समावेश करता है। ठीक है, संविधान के भाग 3 में इनका समावेश किया गया है। एक चीज विशेष हमें ध्यान में रख लेनी होगी, भाग 3 का जो उल्लेख है कॉन्स्टिट्यूशन में, भाग 3 का उल्लेख आर्टिकल जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 के मध्य किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस बात को जरूर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। भाग 3 का जो उल्लेख है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के मध्य किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकारों के बारे में, तो मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 के मध्य किया गया है। ठीक है, ये दो चीजें हमें अच्छे से ध्यान में रख लेनी होंगी। भाग 3 का उल्लेख 12 से 35, जबकि मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है आर्टिकल 14 से लेकर 32 के बीच में है। तो लेट्स स्टार्ट मौलिक अधिकार। तो चलिए बात करें मौलिक अधिकारों के बारे में। तो मौलिक अधिकारों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सबसे पहली चीज़ कि मौलिक अधिकार कहते किसे हैं या होते क्या हैं। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के जीवन की, ठीक है, एक ऐसी अवस्था है या फिर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए जो दिए जाने वाले राइट्स होते हैं। अब सर्वांगीण विकास की बात करें तो सर्वांगीण विकास में व्यक्ति का आध्यात्मिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, शारीरिक विकास भी होगा। तो ये सभी से मिलकर के क्या होगा, उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो ऐसे में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए दिए जाने वाले जो अधिकार होते हैं, जो राइट्स होते हैं, उन्हीं को हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? वापस से सुन लीजिए, फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए दिए जाने वाले क्या होते हैं, अधिकार होते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम की दृष्टि से जो अच्छा प्रश्न बनने वाला है, पूछ सकता है हमसे कि मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य को हमें अच्छे से ध्यान में रखना है कि मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है। ओके, तो मुख्य जो उद्देश्य आता है, मुख्य उद्देश्य के अंदर ध्यान रखें, लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना करना। मौलिक अधिकारों का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना करना ही फंडामेंटल राइट्स का मुख्य उद्देश्य है या एम्स है। ओके, ये विशेष रूप से ध्यान में हमें रखना होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े हम यहाँ पे, तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। नेक्स्ट पेज पे अगर बात करें मौलिक अधिकार, सबसे बड़ी बात कि मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है, ये प्रकृति कैसी होती है, प्रकृति से कैसे होते हैं मौलिक अधिकार। तो प्रकृति से दोनों ही प्रकार यहाँ पे पाए जाते हैं, सकारात्मक भाव भी देते हैं और नकारात्मक भाव के भी मौलिक अधिकार होते हैं। ठीक है, बहुत सारी जगह पे हम यहाँ पे जानते हैं कि सिर्फ नकारात्मक भाव पे होते हैं। जी नहीं, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कई जगह सकारात्मकता की ओर भी जा रही है तो कहीं पे नकारात्मक, यानी भाव दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं। हाँ, ज़्यादा जो झुकाव है, ज़्यादा झुकाव कहाँ पे आता है, नकारात्मक की ओर अधिक झुकाव है इनका। ठीक है ना, नकारात्मक की ओर झुकाव इनका ज़्यादा होता है। तो प्रकृति की बात करें तो दोनों पे बात करनी है, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। नेक्स्ट अगर बात करें मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, वाद योग्य होते हैं। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पे लिख दी जा रही है, मौलिक अधिकार कैसे होते हैं, वाद योग्य होते हैं, जस्टिफिएबल होते हैं। ठीक है, जस्टिफिएबल से हमारा तात्पर्य होगा कि वो ऐसे तत्व जिनको न्यायालय के द्वारा ना, न्यायालय प्रक्रिया के द्वारा भी हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष को उसके फंडामेंटल राइट्स की प्राप्ति नहीं हो रही है तो ऐसे में न्यायालय के द्वारा भी हम उनकी प्राप्ति कर सकते हैं। बात करें यहाँ पे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों को मूल रूप से लोकतंत्र का क्या कहते हैं, लोकतंत्र का आधार स्तंभ माना जाता है, या फिर संविधान का हम कहें तो मैग्ना कार्टा कह सकते हैं, संविधान का मैग्ना कार्टा। ठीक है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, अधिकार पत्र कहते हैं।
ठीक है। भारत में मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकारों को जहाँ पे अधिकार कहकर के संबोधन दिया जा रहा है, अधिकार पत्र के माध्यम से जाना जा रहा है, वहीं ब्रिटेन में इनको मैग्ना कार्टा बोला जा रहा है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में इनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें अच्छे से ध्यान में रखनी होगी। तो मौलिक अधिकार जो होते हैं लोकतंत्र का आधार स्तंभ होते हैं, ठीक है। साथ ही संविधान का मैग्ना कार्टा या अधिकार पत्र कहलाते हैं। और मैग्ना कार्टा की अगर मैं बात करूं तो मैग्ना कार्टा विश्व में जो सबसे पहले मैग्ना कार्टा जो लाया गया था, ये मैग्ना कार्टा कहां पे लाया जा रहा है, ब्रिटिश सम्राट सर जॉन के द्वारा लाया गया था, ठीक है। विश्व में सबसे पहले मैग्ना कार्टा का जो प्रयोग है ब्रिटिश सम्राट सर जॉन के द्वारा 1215 ईस्वी में वहां के स्थानीय सामंतों को कुछ रिटर्न में कुछ राइट्स दिए गए थे, उसके लिए सबसे पहले इनका प्रयोग किया जा रहा है। और यही कारण है कि मौलिक अधिकारों की जो जननी है, मौलिक अधिकारों की जननी किसको माना जाता है, ब्रिटेन को माना जाता है। तो प्रश्न हमारे सामने बने कि मौलिक अधिकारों की जननी किसे कहता है, तो मौलिक अधिकारों की जो जननी है वो जननी होती है ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन में इनका प्रादुर्भाव हो रहा है, सबसे पहले लाए जा रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय संविधान की हम बात करें, भारतीय संविधान की अगर बात की जाए तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार लाए जा रहे हैं, ये मौलिक अधिकार हमने ब्रिटेन से नहीं अपनाए, बल्कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जो अपनाया गया था, ये अपनाया जा रहा है अमेरिका से, ठीक है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए। बड़ा ही प्यारा प्रश्न यहाँ पे एग्जाम में बनता रहता है कि मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से ग्रहण किए गए, किस देश से अपनाए गए हैं। तो किस देश से अपनाए गए, अमेरिका से इनको अपनाया जा रहा है भारतीय संविधान में, ठीक है। तो भारतीय संविधान में इनको अमेरिका से अपनाया गया है। साथ ही हमें एक चीज़ और अच्छे से जान लेनी होगी, चर्चा करें हम भारत के संदर्भ पे, तो भारत में जो मौलिक अधिकार लाए गए, भारत में मौलिक अधिकारों की सबसे पहले जो मांग की जा रही है, सबसे पहले जो मांग उठाई गई थी, ये मांग उठ रही है साल 1895 में, ठीक है। साल 1895 में इनकी सबसे पहले मांग की जा रही है और मांग करने वाले हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा सबसे पहले यहाँ पे मांग की गई थी और इनके द्वारा एक विधेयक लाया गया था। विधेयक को नाम दिया जाता है स्वराज विधेयक। और इस स्वराज विधेयक के अंतर्गत लोकमान्य तिलक जी ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है। तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल लाया गया था और इस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से सबसे पहले इनकी जो डिमांड रखी जा रही है वो लोकमान्य तिलक जी के द्वारा की जा रही है। क्लियर है। तो दोस्तों वापस से सुन लीजिए, जननी तो हो गया ब्रिटेन, विश्व में सबसे पहले ब्रिटेन में लाई गई, 1215 में लाई गई, सम्राट सर जॉन के द्वारा लाई गई। भारत में मौलिक अधिकार अपनाए गए हैं अमेरिका से। और भारत में मौलिक अधिकारों की जो सबसे पहले मांग की थी वो मांग करने वाले हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। जबकि बात करूं मैं यहाँ पे मौलिक अधिकारों का जो सबसे पहले वर्णन प्राप्त हुआ था, ये वर्णन सबसे पहले कब प्राप्त हो रहा है, साल 1928 में। मौलिक अधिकारों का सबसे पहले वर्णन प्राप्त हुआ था 1928 में। और 1928 में एक प्रस्ताव आया था और इसी प्रस्ताव को नाम दिया गया है नेहरू प्रस्ताव। ओके, तो सबसे पहले मौलिक अधिकार को जो वर्णन हमें प्राप्त हुआ है ये नेहरू प्रस्ताव के माध्यम से। नेहरू प्रस्ताव की अगर मैं बात करूं तो नेहरू कमेटी प्रतिवेदन साल 1928 में लाया गया था। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। नेहरू जो कमेटी प्रतिवेदन है, नेहरू कमेटी प्रतिवेदन, तो नेहरू कमेटी जो प्रतिवेदन रहा है दोस्तों, प्रतिवेदन, तो नेहरू जो कमेटी प्रतिवेदन 1928 में लाया गया है और इस नेहरू कमेटी प्रतिवेदन में मूल रूप से कुछ आधारों पे बात की गई थी। कुछ आधार यहाँ पे डिफाइन किए गए थे नेहरू कमेटी प्रतिवेदन में। और इन आधारों की अगर बात करें तो सबसे पहला जो आधार रहा था नेहरू कमेटी प्रतिवेदन में, वो आधार था संघीय शासन के बारे में। संघीय शासन, संघीय शासन की बात की जा रही है। एक बात की गई थी यहाँ पे उत्तरदायी शासन के बारे में। संघीय शासन है, उत्तरदायी शासन है, उत्तरदायी शासन, ठीक है। उत्तरदायी शासन की बात हो रही है, संघीय शासन की बात हो रही है। एक संसदीय शासन के बारे में भी नेहरू कमेटी प्रतिवेदन में डिफाइन किया गया था, संसदीय शासन, ठीक है। संसदीय शासन की बात की जा रही है। एक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों की बात की गई कि व्यक्ति को कुछ ऐसे राइट्स दिए जाएं, राज्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति के कुछ राइट्स होने चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है। एक यहाँ पे न्याय व्यवस्था के बारे में बात की गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के बारे में भी चर्चा की गई। तो प्रॉपर वे में अगर हम बात करें तो टोटल यहाँ पे जो आधार रहे थे
नेहरू कमेटी प्रतिवेदन के अंतर्गत। तो टोटल ये 5 आधार मूल हैं जिनको हमें अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। कई बार प्रश्न कर देता है कि संसदीय शासन या उत्तरदायी शासन, रेस्पॉन्सिबल जो गवर्नमेंट है, उसके बारे में सबसे पहले कहाँ से वर्णन प्राप्त होता है। तो वो वर्णन प्राप्त हुआ था हमें नेहरू कमेटी प्रतिवेदन से, ठीक है, जो 1928 में लाया गया था। और इसी नेहरू कमेटी प्रतिवेदन की अगर हम बात करें तो इसी नेहरू कमेटी प्रतिवेदन को, इसी नेहरू कमेटी प्रतिवेदन की अगर बात करें दोस्तों, तो इस नेहरू कमेटी प्रतिवेदन को, नेहरू प्रस्ताव को, या कमेटी प्रतिवेदन की बात कर ले या नेहरू प्रस्ताव की बात करें, तो इसी नेहरू प्रस्ताव को याद रखिएगा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अगर बात करें तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एक पार्टी बनाई गई थी, जनसंघ पार्टी, जिसके संस्थापक भी हैं, है ना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ पार्टी के संस्थापक भी होते हैं। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसी नेहरू प्रस्ताव को बोला था संविधान का ब्लूप्रिंट। तो प्रश्न अच्छा बनता है कि संविधान का ब्लूप्रिंट किसे कहा जाता है। संविधान का ब्लूप्रिंट, संविधान का जो ब्लूप्रिंट कहलाता है, संविधान का ब्लूप्रिंट कहलाता है नेहरू प्रस्ताव। और कहने वाले कौन है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज बहुत अच्छे से हमें ध्यान में रखना होगा। तो मांग जो की जा रही है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई, जबकि इनका जो वर्णन प्राप्त हुआ है वो वर्णन नेहरू प्रस्ताव के माध्यम से मिल रहा है 1928 से, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संविधान का क्या बोला है, ब्लूप्रिंट कह करके संबोधन किया है। ओके, चलिए बात करें यहाँ पे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो मौलिक अधिकार जो समिति बनाई गई थी, जब यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया जा रहा है, निर्माण किया जा रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण के समय एक कमेटी बनाई जा रही है फंडामेंटल राइट्स के लिए, और इस समिति के जो अध्यक्ष हुए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब रहे हैं, ठीक है। जबकि मौलिक अधिकार उप समिति की अगर मैं बात करूं तो मौलिक अधिकारों से रिगार्डिंग एक उप समिति का भी गठन किया गया, और इस उप समिति की अगर बात की जाए तो उप समिति के जो अध्यक्ष हुए थे आचार्य JB कृपलानी। दोनों वर्ड्स अलग हैं। मौलिक अधिकार समिति की बात कर रहा है तो समिति के लिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को ध्यान में रखेंगे, जबकि मौलिक अधिकार उप समिति की बात करें और उप समिति का अध्यक्ष पूछे तो आचार्य JB कृपलानी जी करेंगे। समिति अध्यक्ष की बात कर रहा है वल्लभ भाई पटेल साहब, उप समिति की बात करें तो आचार्य JB कृपलानी जी, ठीक है ना। ये दोनों चीजें हमें अच्छे से ध्यान में रखनी होंगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये जो उप समिति बनाई गई थी, इसी उप समिति के बारे में बोला जा रहा है कि इस उप समिति में एक महिला सदस्य रही थी, और वो महिला सदस्य जो कि एक ही पद पर सबसे लंबे समय तक रहने वाली है, ठीक है, सर्वाधिक समय तक एक ही पद पर बनी रहने वाली मंत्री रही है। साथ ही WHO में भारत की प्रथम महिला मंत्री है ना, WHO में प्रथम जो महिला सदस्य रही थी, महिला सदस्य भी यही रहती हैं, जिनका नाम है राजकुमारी अमृता कौर, राजकुमारी अमृता कौर। और राजकुमारी अमृता कौर जी के बारे में एक चीज और हमें अच्छे से ध्यान में रख लेना होगा। अगर बात की जाए स्वतंत्र भारत के संदर्भ पे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में, प्रथम मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का जो पहला जो मंत्रिमंडल था, इस प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र केंद्रीय यहां पर जो मंत्री रही है, ठीक है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में एकमात्र केंद्रीय महिला केंद्रीय जो मंत्री रही है, ठीक है, केंद्रीय मंत्री रही है, एकमात्र महिला है जो कि इस स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली है, एकमात्र महिला जिनका नाम है राजकुमारी अमृता कौर, जो कि भारत की, स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री बनाई गई थी। अच्छा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? या फिर आपसे प्रश्न कर सकता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शामिल होने वाली एकमात्र केंद्रीय महिला मंत्री कौन थी? तो एकमात्र केंद्रीय जो महिला मंत्री रही है उनका नाम है राजकुमारी अमृता कौर। क्लियर है बातें? नेक्स्ट आगे बढ़िए और आगे बात करें तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं, कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हमारे हैं जो केवल व केवल भारतीयों को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ भारतीयों को दिए जाते हैं। अन्य देश के नागरिक जो होंगे या अन्य देश के कोई भी व्यक्ति, सिर्फ नागरिकों को प्राप्त होने वाले अधिकारों की बात की जा रही है,
ठीक है, भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाला वह व्यक्ति जो राज्य के द्वारा प्राप्त अधिकारों का निर्बाध रूप से यदि पालन करता है तो वो नागरिक कहलाता है। और ऐसे में नागरिकों को जो प्राप्त जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उन मौलिक अधिकारों की अगर बात की जाए तो नागरिकों को प्राप्त टोटल 5 ऐसे राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को, भारतीय राज्य क्षेत्र के नागरिकों को प्राप्त होते हैं, जिनमें से सबसे पहला आता है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये टोटल 5 ऐसे राइट्स हैं, ये नहीं है, ऐसे टोटल कितने राइट्स हैं? 5 ऐसे राइट्स हैं। आर्टिकल 15 है, 16 है, 19, 29 और 30। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 मेरे साथ में आप बोल सकते हैं। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। वापस से रिपीट कर लीजिएगा, आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ व सिर्फ भारतीयों को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन भारतीयों के साथ साथ अगर विदेशियों की भी बात करें, अन्य देश के नागरिकों की बात करें, उनको भी प्राप्त होने वाले फंडामेंटल राइट्स पे चलें तो उसके अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 14 और इसके बाद में आर्टिकल 20 से लेकर के 28 तक। आर्टिकल 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ठीक है, आर्टिकल 14 हो गया, 20 से लेकर के कंटिन्यू 28 तक ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, भारतीयों को प्राप्त, केवल भारतीयों को प्राप्त की बात करें तो 5 हमारे राइट्स आते हैं, जबकि भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को प्राप्त में आर्टिकल 14 हो गया, 20 से लेकर के 28 तक हो गए। यानी कि टोटल ये 10 ऐसे राइट्स हैं, है ना, ऐसे आर्टिकल्स में जो राइट्स का वर्णन किया जा रहा है वो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। ये प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है कि आपातकाल में सबसे पहले निलंबित होने वाला मौलिक अधिकार कौन सा है। तो आपातकाल में सबसे पहले निलंबित होता है अनुच्छेद 19, और अनुच्छेद 19 में बताई गई है व्यक्ति की स्वतंत्रताएं। तो जैसे ही इमरजेंसी आएगी देश में, तो इमरजेंसी में सबसे पहले जो राइट्स होता है जिसका निलंबन हो जाता है, जिसका प्रवर्तन हो जाता है, प्रवर्तन होने वाला सबसे पहला राइट्स होता है वो होता है आर्टिकल 19। व्यक्ति की जो स्वतंत्रताएं वो सबसे पहले उनको सीमित कर दिया जाता है। ठीक है ना, जबकि इमरजेंसी के वक्त भी, इमरजेंसी आ रहा है उस दौरान भी कुछ ऐसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो उस समय भी बने रहेंगे, जिनमें से 2 ऐसे हमारे राइट्स आते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो कि आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते, जहां आर्टिकल 20 में अपराध से, यहां पर अपराध से संरक्षण का अधिकार दिया गया है। ठीक है ना, 2 सिद्धि के राइट्स की बात कर रहा है, वहीं पे आर्टिकल 21 में जीवन जीने की बात कर रहा है। तो जीवन जीने का जो अधिकार है और साथ में 2 सिद्धि का जो राइट है, ये दोनों के दोनों ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपातकाल के दौरान भी हमारे बने रहेंगे, जिनको हमसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, ये दोनों चीजें अच्छे से ध्यान में रखना। आपातकाल में निलंबित नहीं होगा 19, और आपातकाल के दौरान, आपातकाल में सबसे पहले निलंबित होगा आर्टिकल 19, और आपातकाल में भी निलंबित नहीं होने वाला राइट्स होगा आर्टिकल 20 और 21। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बात करूं मैं यहां पे मूल संविधान के बारे में। तो मूल संविधान में टोटल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो मूल संविधान में टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। ठीक है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। 7वां जो फंडामेंटल राइट्स था हमारा, वो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, प्रॉपर्टी, यहां पे राइट्स की बात की जा रही है, प्रॉपर्टी राइट था 7वां जो मौलिक अधिकार था हमारा, संपत्ति का अधिकार। लेकिन होता क्या है कि इस जो मौलिक अधिकार है, इस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन की बात करें, और 44वां जो संविधान संशोधन है, 44वां संविधान संशोधन ये हो रहा है कब? 1978 में, 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इस मौलिक अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, जिसका जिक्र पहले आर्टिकल 31 में था, यहां से इसको निश्चित कर दिया गया, निकाल दिया गया, और इसे आर्टिकल 300 क्लॉज क में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, हमें अच्छे से इसको ध्यान में रखना होगा। संपत्ति का जो अधिकार है आर्टिकल 31 में इसका उल्लेख था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत यहां से निकाल दिया जा रहा है। फंडामेंटल राइट से इसकी प्रकृति को बदला जा रहा है, और इसकी जो प्रकृति वो कैसी की जा रही है? लीगल राइट बनाया जा रहा है।
यानी कि इसे कानूनी अधिकार बनाया जा रहा है, एक विधिक अधिकार बना दिया गया। और विधिक अधिकार जो बनाया गया आर्टिकल 31 से निकाल करके 300 क्लोज के तहत, और इसके लिए जो संविधान संशोधन है वो रहेगा 44वां संविधान संशोधन। तो मूल संविधान में टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी? 7। ठीक है, 7वां अधिकार पूछे तो संपत्ति का अधिकार कब हटा? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। कहां से निकाला गया? आर्टिकल 31 से। कहां पे डाला गया? आर्टिकल 300 क्लॉज क में इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। और जब इसे विधिक अधिकार बनाया जाएगा तो हमारे पास में मौलिक अधिकारों की जो संख्या आएगी, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या है टोटल 6। कितने मौलिक अधिकार होंगे? 6 मौलिक अधिकार होंगे, जिनमें इनका सीक्वेंस हमारा टूटना नहीं चाहिए। सीक्वेंस से हमें इनको याद रखना है। एग्जाम्स में कई बार यहीं से सुमेलित करवा लेता है, तो सुमेलित करने के लिए हमारे सामने बिल्कुल स्क्रीन पे है, सीधा सीधा याद रखिएगा। फर्स्ट जो राइट्स आता है हमारा समानता का अधिकार। पहला अधिकार मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वहीं 5वां है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और नंबर 6 पे आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो टोटल मौलिक अधिकार कितने हो गए? 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में हैं। समानता के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का जो उल्लेख है आर्टिकल 19 से लेके 22 के बीच में है। शोषण के विरुद्ध 23 और 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 में है। शिक्षा व संस्कृति 29 और 30 में है। जबकि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 32 में किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जरूर आपको ध्यान में अच्छे से रखना होगा। आप चाहे, अब कई बार ऐसा होता है कि ये तो हमारे मतलब याद नहीं हो पाएगा, सीक्वेंस याद नहीं हो पाएगा। तो अगर सीक्वेंस अगर आपके ध्यान में ना रहे तो इसके लिए एक और ट्रिक हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। एक ट्रिक पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार, जैसा कि आपको बताया कि मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी की गई है? मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो संख्या आती है कितनी? 7। वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। मूल संविधान में 7, वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। 7वां मौलिक अधिकार हमें यहां पे पता चल चुका है। 7वां मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार। और इस संपत्ति के अधिकार को यहां से क्या कर दिया गया? मौलिक अधिकारों से निकाल करके इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। तो ऐसे में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार बन रहा है 44वें संविधान संशोधन के तहत। और 44वां संविधान संशोधन हमारा हो रहा है 1978 में, 1978 में ये क्या बन रहा है? विधिक अधिकार बना दिया जा रहा है। अतः वर्तमान में संख्या बच गई है 6। अब 6 मौलिक अधिकारों को याद कैसे करें? एक बड़ा सवाल उठता है कि 6 मौलिक अधिकारों को याद कैसे किया जाए। तो याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक को हम यूज कर सकते हैं और इसके द्वारा हम 6 के 6 मौलिक अधिकारों को बिल्कुल राइट तरीके से कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ में आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। बात करूं मैं यहाँ पर, एक ट्रिक बेस आपको याद करनी होगी। सारे मौलिक अधिकार आपके सामने याद हो जाएंगे। क्या करना है आपको? समस्व शोध करना। अगर मौलिक अधिकार अच्छे से नहीं आए, याद नहीं हो, तो आपको क्या करना होगा? समस्व शोध करना। किस पे करना? तो समस्व शोध करना, और शोध करना अपनी शिक्षा पर। समस्व शोध करना शिक्षा सवे पर। बस इतनी सी बात को याद रखेंगे, आपका काम बच जाएगा। ठीक है ना? समस्व शोध करना शिक्षा सवे पर। वापस रिपीट कर लीजिए लाइन को, समस्व शोध करना शिक्षा सवे पर। और अगर फिर भी फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार अगर आपको नहीं आए तो आपको क्या करना है? कॉल करना। और कॉल करेंगे कितने पे? 54, 24, 21 पर। समस्व शोध करना शिक्षा सवे पर ना आए तो कॉल करना 54, 24, 21 पर। कॉल कर सकते हैं आराम से, तो ये काम तो कर सकते हैं, 54, 24, 21 पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कोशिश करते हैं कि हमारे ये याद हो, नहीं आएगा तो कॉल करेंगे। ओके, चलिए। तो समस्व शोध करना शिक्षा सवे पर, इसका मतलब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सम। सम का मतलब होता है समानता का अधिकार।
समानता का अधिकार। आगे आ रहा है स्वय। स्वय से हमारा तात्पर्य है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट सो का मतलब हुआ शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट आता है ध से तात्पर्य है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद में ये इसको छोड़िएगा, नेक्स्ट आ रहा है शिक्षा। शिक्षा से हमारा तात्पर्य होगा शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। और लास्ट यहां पे आ रहा है सवे। सवे से तात्पर्य हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो टोटल यहां पर हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 के बारे में हमारे सामने आ चुका है। नंबर 1 समानता का अधिकार है, नंबर 2 स्वतंत्रता है, नंबर 3 शोषण के विरुद्ध, 4 पे धार्मिक स्वतंत्रता, 5 पे शिक्षा संस्कृति और 6 पे आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्रम भी नहीं टूटेगा, इसी सीक्वेंस में हमको याद रखना होगा। तो ये हमारे साथ में आसानी से हो सकते हैं। बस एक लाइन याद कीजिए, समस्व शोध करना शिक्षा सवे पर। क्लियर है? अब यदि इस तरीके से नहीं आ रहा तो कॉल कितने पे करने के लिए बोला गया? 54, 24, 21 पे। वापस से सुन ले, कितने पे कॉल करेंगे? 54, 24, 21 पर। 54, 24, 21, 54, 24, 21 मतलब 54, 24, 21। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार कितने अनुच्छेद होंगे? समानता के अधिकार में 5 आर्टिकल्स आने वाले हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में 4 अनुच्छेद हैं, शोषण के विरुद्ध 2 हैं, धार्मिक स्वतंत्रता 4 हैं, शिक्षा संस्कृति 2 हैं, संवैधानिक उपचार में केवल 1 यहां पर क्या आ रहा है? आर्टिकल आ रहा है, अनुच्छेद आ रहा है। तो समानता का अधिकार, जैसा कि मैंने बताया कि फंडामेंटल जो राइट्स होंगे, फंडामेंटल राइट्स जो प्रारंभ हो रहे हैं आर्टिकल 14 से लेकर 32 के बीच में है, जहां पे भाग 3 का उल्लेख 12 से 35 है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से 32 के बीच में है। तो बात करूं मैं यहाँ पे समानता का अधिकार 14 से शुरू होगा। तो आर्टिकल कहां से शुरू हो गया? आर्टिकल जो शुरू हुआ आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18। 14, 15, 16, 17 और 18 यानी 5 राइट्स हो गए। और ये आ गए 14 से लेकर 18 के बीच में समानता का अधिकार। क्लियर है? इसके बाद में स्वतंत्रता शुरू हो जाएगा नेक्स्ट आर्टिकल से। 18 के बाद में आर्टिकल 19, तो 19, 20, 21 और 22 हो गए 4। 19, 20, 21 और 22, तो 19 से लेकर के 22 तक क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ठीक है ना? उसके बाद में ये शुरू हो जाएगा 23 से, आर्टिकल 23 और 24, 2 राइट्स यहाँ पे आ जाएंगे, है ना? 23 और 24। इसके बाद में 25, 26, 27 और 28, आर्टिकल 29 और 30, 31 निरसित हो चुका है, संपत्ति का अधिकार था, हम जान चुके हैं। तो बच गया कौन सा? आर्टिकल 32। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। बता दीजिए आपको एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न दिया गया था। 4 यहाँ पे ऑप्शन जो बनाए गए, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध और धार्मिक स्वतंत्रता। 4 राइट्स को लिखा, आर्टिकल्स को ऊपर नीचे करके लिख दिया गया और पूछ लिया जा रहा है सुमेलित कीजिए। तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बीच में आएगा, मैचिंग का कोई क्वेश्चन आएगा, तो आप आसानी से इस मेथड से आप कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों?